बीएमडी कॉलेज दयालपुर वैशाली के बीए पार्ट 3 के इतिहास ऑनर्स के विद्यार्थियों के लिए आज ई कंटेंट सामग्री के रूप में व्याख्यान का विषय है लॉर्ड ब्लेजली और सहायक संधि की नीति। यह क्या थी सहायक संधि? एक प्रश्न उठता है कि ब्लेजली ब्रिटिश शासकों में से एक महान शासक था। कैसे? ब्लेजली ब्रिटिश शासकों में एक महानतम शासक था। उसे बंगाल का शेर भी कहा जाता है। सिडनी ओवन के अनुसार ब्लेजली ने भारत में एक राज्य को भारत का एक साम्राज्य बना दिया। अर्थात कंपनी भारतीय शक्तियों में से एक थी, परंतु अब कंपनी जो थी भारत में सबसे शक्तिशाली एक शक्ति बन गई थी। इसके काल के पश्चात समस्त भारत के रक्षा का भार कंपनी अपना उत्तरदायित्व समझने लगी। 1798 में तीनों प्रेसिडेंसियों के बीच संचार के लिए केवल समुद्र मार्ग ही था। बीच में स्वतंत्र राज्य आते थे। 1805 में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई का सीधा संपर्क स्थापित हो गया। इसी प्रकार दिल्ली, आगरा और उसके आसपास के तथा यमुना नदी के दोनों ओर के क्षेत्र इसके अधीन आ चुके थे। रुहेलखंड, बुंदेलखंड, कर्नाटक, गुजरात के महत्वपूर्ण प्रदेश तथा सामरिक महत्व के तटवर्ती प्रदेश, सूरत, तंजौर, कर्नाटक तथा निजाम के कुछ प्रदेश भी इसके अधीन आ चुके थे। भारत में अंग्रेजों की सर्वश्रेष्ठता पर्याप्त मात्रा में प्रदर्शित हो चुकी थी तथा समस्त भारत में अंग्रेजों की सर्वश्रेष्ठता स्थापित होना केवल समय का ही प्रश्न था। फ्रांसीसी भय वास्तविक था अथवा ब्लेजली के राज्यों का हड़पने का एक बहाना, इस प्रश्न पर विवाद चलता रहेगा। किंतु यह निश्चित है कि ब्लेजली के तौर तरीके उन तरीकों से कई अधिक उद्दत तथा तानाशाही थे जिनके लिए 12 वर्ष पूर्व वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग का मुकदमा चला था। ब्लेजली की सहायक संधि की नीति। ब्लेजली सहायक संधि की प्रणाली के कारण प्रसिद्ध हुआ। उसने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार को अपना लक्ष्य बनाया। सहायक संधि का प्रयोग भारत में ब्लेजली से पूर्व डुप्ले द्वारा किया गया था। डुप्ले फ्रांसीसी था। वह प्रथम यूरोपियन था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी। अंग्रेजों ने यह प्रणाली अपनाई। क्लाइव के काल में यह प्रणाली लगभग सभी गवर्नर जनरलों ने अपनाई। क्लाइव के बाद ये ब्लेजली की विशेषता केवल यह थी कि इसमें उसने केवल इसका विकास पर अपने संपर्क में आने वाले देशी राज्यों के राजाओं के संबंधों में इसका प्रयोग किया। प्रथम सहायक संधि 1765 ईस्वी में अवध से की गई, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया। इसके अतिरिक्त अवध ने एक अंग्रेज रेजिडेंट को लखनऊ में रखना स्वीकार किया। फरवरी 1787 ईस्वी में कंपनी ने कर्नाटक के नवाब से यह अनुरोध किया कि वह किसी अन्य विदेशी शक्ति से कोई संबंध स्थापित नहीं करेगा। कालांतर में जब सर जॉन सोन ने अवध के नवाब से 21 जनवरी 1798 को एक सहायक संधि की, तो उसने इस बार यह भी अनुरोध किया कि वह किसी अन्य यूरोपीय व्यक्ति को अपनी सेवा में न ले अथवा उनसे कोई संबंध न रखे। धन के स्थान पर क्षेत्र की मांग एक प्राकृतिक चरण ही था। वास्तव में भारतीय रियासतें धन के मामले में प्रायः पीछे रह जाती थी तथा शेष में वृद्धि होती चली जाती थी। अतएव कंपनी ने इस सेनाओं के भरण पोषण के लिए पूर्णतया प्रभुसत्ता युक्त प्रदेश टेरिटरी इन फुल सॉवरेनिटी देने की मांग की। सहायक संधि निम्न शर्तों पर आधारित होती थी। पहला था कि भारतीय राजाओं को अपनी विदेश संबंधी कंपनी के नियंत्रण में स्थापित करना होगा। यानी कोई भी विदेशी संबंध का बनाना है तो कंपनी के नियंत्रण में होगा। जो भी बात दूसरे राज्यों से करनी थी वह कंपनी के माध्यम से ही संभव हो सकती थी। दूसरा, सहायक संधि करने वाले बड़े राज्यों के लिए आवश्यक था कि वे किसी अंग्रेज सैन्य अधिकारी द्वारा नियंत्रित एक सैनिक टुकड़ी को अपने राज्य में रखें तथा बदले में नकद धन दिया करें।
करते थे। सहायक संधि करने वाले प्रत्येक राज्य को अपनी राजधानी में एक अंग्रेजी रेजिडेंस को रखना पड़ता था तथा कंपनी को पूर्व आज्ञा के बिना राजा किसी भी यूरोपियन को अपनी सेवा में नहीं रख सकता था। कंपनी सहायक संधि वाले राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करते हुए राज्य की उसके हर प्रकार के शत्रुओं से रक्षा करेगी। सहायक संधि से कंपनी को लाभ ही लाभ था, जैसे राज्यों को लड़ाना, उन्हें सहायक संधि के जाल में फंसाना, अपने सैन्य व्यय में कटौती करना, फ्रांसीसी शक्ति को कमजोर करना आदि। सहायक संधि देशी राज्यों के लिए हानि ही हानि थी, जैसे सेना में भारतीय सैनिकों की बेकारी, विदेशी संबंध का कंपनी के नियंत्रण में हो जाना, राज्य का बिल्कुल निष्क्रिय हो जाना एवं सहायक संधि से जुड़े राज्यों का दिवालिया हो जाना। सर टॉमस मुनरो के शब्दों में राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता, राष्ट्रीय चरित्र अथवा वह सब कुछ जो किसी देश को प्रतिष्ठित बनाते हैं को बेचकर सुरक्षा मोल ले ली थी। सहायक संधि करने वाले राज्य थे हैदराबाद, जिसने सितंबर 1798 एवं 1800 में संधि की, मैसूर 1799, तंजौर अक्टूबर 1799, अवध 10 नवंबर 1801, पेशवा 13 दिसंबर 1801, बराबर का भोसले दिसंबर 1803 और सिंधिया फरवरी 1804। अन्य सहायक संधि करने वाले राज्य थे जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी तथा भरतपुर। कार्ल मार्क्स ने सहायक संधि प्रणाली के प्रभावों को इस प्रकार वर्णन किया है कि और स्थानीय राजा उनका अस्तित्व तो वास्तव में उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन वे कंपनी द्वारा सुरक्षित बने अथवा कंपनी उनकी सहायक बनी। यदि आप किसी भी राज्य को आय की 2 सरकारों में बांट दें तो निश्चय ही एक के साधनों को तथा दोनों के प्रशासनों को पंगु बना देंगे तथा जिन परिस्थितियों में आप उनको बाह्य रूप से स्वतंत्र रहने देंगे वह केवल अस्थायी इच्छा होगी तथा उसमें कभी भी सुधार नहीं हो सकता। वेलेज़ली तथा फ्रांसीसियों का भय। वेलेज़ली ने समय में फ्रांसीसियों का भय भारत में पूरी तरह फैला हुआ था। वेलेज़ली ने फ्रांसीसियों को हराने का एकमात्र उपाय यह निकाला कि भारत के सभी राज्य उसके अधीनस्थ होते। नेपोलियन के सहयोग से अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ने की योजना बनाने वाले टीपू सुल्तान को चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 में पराजित कर मार डाला गया। 1799 में मेहदी अली खां नामक एक दूत ईरान के शाह के दरबार में भेजा। 1800 ईस्वी में एक अन्य दूत जॉन मेलकम बहुत से बहुमूल्य उपहार लेकर तेहरान पहुंचा। इनके फलस्वरूप शाह से एक संधि हुई जिसमें शाह ने फ्रांसीसियों को अपने देश में आने की अनुमति न देने का वचन दिया। टीपू का संपर्क नेपोलियन से हो चुका था और वह उसके सहयोग से अंग्रेजों को भारत से खदेड़ सकता था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में लड़ाई में वेलेज़ली के समय में ही लड़ी गई और टीपू इसी लड़ाई में 1799 में मारा गया। लॉर्ड वेलेज़ली ने कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक कंपनी के स्थान पर एक शक्तिशाली राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित किया। पी रॉबर्ट्स के अनुसार वेलेज़ली भारत में महानतम शासकों में से एक था। ही सॉ द ग्रेट ब्रिटेन कुड नो लॉन्गर प्ले एंड बट प्रीडोमिनेंट पार्टी इन इंडिया। इसके साथ ही आज का व्याख्यान समाप्त होता है। आप लोग पुस्तकों का अध्ययन करेंगे और जो भी प्रश्न आपके मन में आते हैं व्हाट्सएप और ईमेल से आप पूछ सकते हैं। अध्ययन को बनाए रखेंगे। धन्यवाद।